माइग्रेन। हाँ। ये शब्द सुनते ही शायद कई लोगों को अपने सिर में वो एक जानी पहचानी सी चुभने वाली लहर महसूस होती होगी। ये सिर्फ एक मामूली सिरदर्द नहीं है, ये तो एक ऐसा तूफान है जो मतलब आपकी दुनिया को कुछ घंटों या कभी-कभी तो कुछ दिनों के लिए एकदम अंधेरा कर देता है। बिल्कुल। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, लेकिन एक ऐसे नजरिए से जो शायद पहले ना सुना हो। जी हमारे पास आज करने का एक आयुर्वेदिक रास्ता बताया गया है। हाँ, तो मिशन साफ है, ये समझना कि क्या माइग्रेन वाकई दिमाग की ही समस्या है बिल्कुल या फिर कहानी कहीं और से शुरू हो रही है। बिल्कुल। और कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से। अच्छा। सोर्स बताता है कि 40 के उम्र के बाद हर 10 में से 3 से 4 महिलाएं और 50 के बाद तो समझिए लगभग आधी महिलाएं, मतलब 10 में से 5-6 इससे जूझ रही हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और अब ये सिर्फ महिलाओं तक ही नहीं रहा, पुरुषों और यहाँ तक के टीनेजर्स में भी ये बहुत आम हो गया है। और आमतौर पे जब हम माइग्रेन के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि दिमाग की नसों या ब्लड वेसल से जुड़ी कोई चीज है। हाँ, सब न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। राइट। लेकिन इस सोर्स का कहना है कि हम शायद गलत जगह देख रहे हैं। हाँ, और इसका सबसे बड़ा सुराग माइग्रेन के एक मुख्य लक्षण में ही छिपा है। किसमें? उल्टी होना या जी मचलाना। ज्यादातर लोग इसे दर्द का एक साइड इफेक्ट मानते हैं। हाँ, कि दर्द इतना ज्यादा है कि उल्टी आ रही है। एग्जैक्टली। लेकिन ये सोच कहता है कि ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये असली वजह की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। अच्छा, कैसे? देखिए, उल्टी का संबंध सीधे सीधे पेट से होता है, दिमाग से नहीं, और बस यहीं से पूरी गुत्थी खुलनी शुरू होती है। ओके, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सोर्स के मुताबिक माइग्रेन अटैक के दौरान होता क्या है असल में? तो दिमाग के जो न्यूरल नेटवर्क हैं उनमें एक तरह की हाइपर एक्टिविटी होती है, जैसे कोई बिजली का तूफान सा उठ गया हो। इससे सिर के अंदर का जो दबाव है, जिसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ जाता है। ठीक है। और इस पूरे तूफान के केंद्र में एक केमिकल है, सेरोटोनिन। उसका लेवल एकदम से गड़बड़ा जाता है। सेरोटोनिन? हाँ। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है जो मॉडर्न साइंस भी मानता है। हमारे शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन दिमाग में नहीं बनता। 1 मिनट, 90%? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। हम तो सेरोटोनिन को हमेशा हैप्पी हार्मोन मानकर दिमाग से ही जोड़ते आए हैं। सही कहा। लेकिन उसका जो मुख्य काम है वो है हमारे पेट और आंतों की गतिविधियों को कंट्रोल करना। अच्छा। तो अब सोचिए, अगर जिस फैक्ट्री में 90% माल बन रहा है वही गड़बड़ हो जाए तो दिमाग तक सही सप्लाई कैसे पहुंचेगी? बात तो सही है। सोर्स का तर्क यही है कि माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल समस्या के तौर पे दिखता जरूर है, लेकिन असल में ये एक मेटाबॉलिक, मतलब पाचन से जुड़ी समस्या है। पाचन से जुड़ी? हाँ, आयुर्वेद की भाषा में इसे पित्तज शिरशूल कहते हैं। पित्तज शिरशूल मतलब पित्त के बिगड़ने से होने वाला सिर दर्द। बिल्कुल। पित्त मतलब एसिडिटी? एसिडिटी तो इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। आयुर्वेद में पित्त शरीर की वो ऊर्जा है जो पाचन, मेटाबॉलिज्म, शरीर के तापमान, इन सबको नियंत्रित करती है। ओके। इसे आप शरीर की अग्नि समझ सकती हैं। जब ये अग्नि बहुत ज्यादा भड़क जाती है तो शरीर में सूजन, गर्मी, एसिडिटी ये सब पैदा करती है। और जब यही भड़की हुई अग्नि खून के जरिए दिमाग तक पहुंचती है तो वहां माइग्रेन का तूफान खड़ा कर देती है। अच्छा। और जो उल्टी होती है वो शरीर का उसी बढ़ी हुई अग्नि या पित्त को बाहर फेंकने का एक तरीका है। वाह, मतलब शरीर खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली। यानी ये पेट में लगी आग को बुझाने जैसा है ताकि उसका धुआं सिर तक न पहुंचे। कमाल है जी। तो अगर पेट ही जड़ है तो हमारी रोजमर्रा की कौन सी आदतें हैं जो इस आग को और भड़का रही हैं? सोर्स में ट्रिगर्स का जिक्र तो होगा ही। हाँ, और उन्हें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग अक्सर ट्रिगर को ही वजह मान लेते हैं। सही बात है। ट्रिगर तो सिर्फ एक चिंगारी है, अंदर बारूद तो पहले से ही जमा है। पहला और सबसे आम ट्रिगर है तनाव, स्ट्रेस, जो आजकल सभी को है। बिल्कुल। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर लड़ो या भागो वाली स्थिति में चला जाता है और सबसे पहले वो पाचन क्रिया को बंद कर देता है। तो खाना ठीक से पचता नहीं, वो पेट में सड़ता है और नतीजा पित्त बढ़ता है। और दूसरा ट्रिगर जरूर खान-पान से जुड़ा होगा। हाँ, सोर्स में खास तौर पर 2 चीजों पर उंगली उठाई गई है। एक, रात में शराब पीना, और दूसरा, दिन भर कॉफी पर जीना। ये दोनों हालतें तो बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है। और ये दोनों ही चीजें शरीर में गर्मी और एसिड बढ़ाती हैं। ये सीधे सीधे पित्त को भड़काने का काम करती हैं।
ये ऐसा है जैसे आप पहले से सुलग रही आग पर पेट्रोल डाल रहे हो। यहाँ एक और ट्रिगर है जो बहुत से लोग महसूस करते हैं, तेज रोशनी। हाँ, जैसे तेज धूप में निकलते ही या किसी चमकदार लाइट को देखते ही सिर दर्द शुरू हो जाना। और सोर्स इसे एक बहुत ही सुंदर पारंपरिक नाम देता है, सूर्यावर्त। सूर्यावर्त? हाँ, इसका मतलब है सूरज के चढ़ने के साथ साथ दर्द का बढ़ना और सूरज के ढलने पर कम हो जाना। ये तो मैंने सुना है कई लोगों से। ये आयुर्वेद के उस सिद्धांत को दिखाता है जो मानता है कि ब्रह्मांड और हमारा शरीर दोनों एक ही नियम से चलते हैं। अच्छा। जब बाहर सूरज की गर्मी यानी बाहरी पित्त बढ़ता है तो वो शरीर के अंदर की अग्नि यानी आंतरिक पित्त को भी बढ़ा देता है, और जिन लोगों का पित्त पहले से ही बढ़ा हुआ है वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें सिर दर्द होने लगता है। तो ये पूरी तस्वीर अब साफ हो रही है। समस्या दिमाग की नहीं, बढ़े हुए पित्त की है, जिसका घर पेट में है। बिल्कुल। तो फिर इसका समाधान क्या है? यहीं पर सोर्स किसी गोली का टैबलेट की बात नहीं करता, बल्कि एक ऐसी चीज बताता है जो सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, और समाधान को एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, क्षीरघृत अभ्यास। एक मिनट, क्षीरघृत अभ्यास मतलब दूध और घी का अभ्यास? जी। आज के जमाने में तो हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को डेयरी और फैट से दूर रहने की सलाह देते हैं। हाँ, खासकर अगर पेट की कोई समस्या हो। ये तो बिल्कुल उल्टी बात लग रही है। आपका शक बिल्कुल जायज है, और यही इस सोर्स की सबसे क्रांतिकारी बात है। ये आधुनिक डाइट ट्रेंड्स को एक तरह से चुनौती देता है। यहाँ अभ्यास शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई 2 दिन की दवा नहीं है, ये एक आदत बनाने की, एक जीवन शैली में बदलाव की बात है। ओके। पता है, तो ये बढ़े हुए पित्त के लिए सबसे अच्छी दवा है। लेकिन ये काम कैसे करता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तर्क सीधा गट ब्रेन कनेक्शन से जुड़ा है। घी, जिसे आयुर्वेद में सबसे उत्तम स्नेहक माना गया है, उसमें ब्यूटरेट और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ब्यूटरेट? हाँ। ये ब्यूटरेट हमारी आंतों की परत को ठीक करता है, सूजन कम करता है और अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है। अच्छा। तो जब आंतों की परत ठीक होती है तो सेरोटोनिन का उत्पादन संतुलित हो जाता है। और दूध? घी और दूध दोनों की प्रकृति ठंडी और शांत करने वाली मानी गई है। ये पेट में भड़की हुई पित्त की आग पर पानी डालने जैसा काम करते हैं। जब पेट शांत होता है तो दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। ये दिलचस्प है। सोर्स में पुराने जमाने के पहलवानों और किसानों का उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, कि वे अपनी ताकत के लिए मांस पर नहीं बल्कि घी दूध पर निर्भर रहते थे। सही कहा। तर्क ये है कि मांसाहारी भोजन, विशेषकर रेड मीट, शरीर में एसिड और गर्मी पैदा करता है जो पित्त को और भड़काता है। पुराने समय में लोग घी दूध को ही ऊर्जा और पोषण का मुख्य स्रोत मानते थे। हाँ, और ये सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता भी देता था। सात्विक भोजन जैसे कहते हैं। हाँ, जो मन को शांत रखे। इस पूरी चर्चा में एक और पहलू है जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। सोर्स इस स्वास्थ्य समस्या को एक सामाजिक आदत से भी जोड़ता है। हाँ, और ये बहुत गहरी बात है। सोर्स का मानना है कि माइग्रेन जैसी समस्याओं की जड़ें हमारे बचपन में और हमारे माता पिता की परवरिश में भी हो सकती हैं। परवरिश में? जी। इसमें ओवर पैम्परिंग यानी बच्चों को जरूरत से ज्यादा लाड प्यार देने की बात की गई है। ये एक तरह की भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो खाने के जरिए जाहिर हो रही है। बिल्कुल। जैसे जिन माता पिता ने अपने बचपन में अभाव देखा, वो अपने बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने देना चाहते। एग्जैक्टली। ये एक तरह का जेनरेशनल ट्रॉमा है जो खाने की प्लेट पर आकर खत्म होता है। ऐसे माता पिता अपने प्यार का इजहार बच्चों की हर जिद पूरी करके करते हैं, खासकर जंक फूड और मीठी चीजों की जिद। हाँ, वो बच्चों को वो सब खिलाते हैं जो स्वादिष्ट तो है लेकिन सेहत के लिए जहर है। इससे होता यह है कि बचपन से ही बच्चे का पाचन तंत्र, उसका गट कमजोर हो जाता है। उसके पेट में पित्त और विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं जो आगे चलकर माइग्रेन जैसी बीमारियों की नींव रखते हैं। यानी ये सिर्फ एक व्यक्ति की बीमारी नहीं बल्कि एक सामाजिक पैटर्न का नतीजा है। ये तो सोचने का बिल्कुल नया ही आयाम है। सोर्स का यही तर्क है। इसमें समाज को ठीक करने की जिम्मेदारी की भी बात की गई है कि सिर्फ डॉक्टर का काम इलाज करना नहीं है बल्कि समाज में उन आदतों को भी रोकना है जो बीमारियों को जन्म दे रही हैं। जड़ पर काम करना। हाँ, ना कि सिर्फ पत्तों पर पानी छिड़कना। ठीक है, तो दूध घी का अभ्यास तो एक फाउंडेशनल उपाय हो गया, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें हफ्ते में कई बार गंभीर माइग्रेन होता है? अच्छा सवाल है। क्या ये उपाय उनके लिए काफी है या ये सिर्फ हल्के मामलों के लिए है? क्या सोर्स में कुछ और भी उपचार बताए गए हैं? हाँ, बिल्कुल।
क्षीर घृत अभ्यास तो नींव है, लेकिन गंभीर मामलों के लिए कुछ सहायक उपचार भी बताए गए हैं। जैसे? पहला है सविरेचन। इसका मतलब है शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए हल्की जुलाब की औषधि लेना। ओके, डिटॉक्स की तरह। एक तरह से हाँ। इसमें त्रिफला चूर्ण जैसी चीजों का जिक्र है, जिसे 6 महीने तक लगातार लेने की सलाह दी गई है। ये कोई तेज दवा नहीं है, ये धीरे धीरे आंतों की सफाई करके पाचन तंत्र को रीसेट करती है। और इसके अलावा? कुछ और थेरेपीज का भी जिक्र है जो सुनने में थोड़ी अलग लग सकती हैं। हाँ, एक थेरेपी है शिरोवेद, जिसे लीच थेरेपी भी कहते हैं। लीच थेरेपी, इस जगह पर एक औषधीय जोंक लगाई जाती है। अच्छा। माना जाता है कि जोंक खून में जमा हुए विषाक्त पित्त को चूस लेती है, जिससे दिमाग पर दबाव तुरंत कम हो जाता है। ये तो वाकई बहुत ही अलग है। और क्या है? इसके साथ ही 2 और शांत करने वाली थेरेपीज है। एक है शिरोधारा। हाँ, ये तो मैंने सुना है। इसमें औषधीय तेल या छाछ की एक पतली धार लगातार माथे पर गिराई जाती है। ये सीधे नर्वस सिस्टम को शांत करती है। और दूसरी है शुंठी लेप। मूल संदेश एक ही है, शरीर को अंदर से ठीक करो, लक्षणों के पीछे मत भागो, टैबलेट की जरूरत नहीं है, जड़ से इलाज करने की जरूरत है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि माइग्रेन को देखने का हमारा चश्मा ही शायद गलत है। यह दिमाग की बीमारी कम और पेट की, यानी हमारे पाचन तंत्र और मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी ज्यादा है। बिल्कुल। आयुर्वेद के शब्दों में कहें तो यह एक पित्त से जुड़ा विकार है। और इसका समाधान किसी महंगी कॉम्प्लेक्स दवा में नहीं, बल्कि हमारी रसोई में मौजूद घी और दूध जैसी सरल चीजों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने में छिपा हो सकता है। एक जीवन शैली में बदलाव का आह्वान है। हाँ, अपने पेट का ख्याल रखें और आपका दिमाग खुद ब खुद आपका ख्याल रखेगा। तो आज की हमारी चर्चा माइग्रेन को एक पूरी तरह से नए नजरिए से देखने पर केंद्रित थी। यह सिर्फ एक बीमारी का विश्लेषण नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति हमारे पूरे दृष्टिकोण पर एक सवाल है। बिल्कुल। और इस पूरे विश्लेषण से एक विचार जरूर उभरता है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। यह सोर्स माइग्रेन जैसी आम बीमारी को सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल घटना के तौर पर नहीं, बल्कि हमारे खान पान, हमारी जीवन शैली और यहाँ तक कि हमारी सामाजिक आदतों में असंतुलन के एक लक्षण के रूप में प्रस्तुत करता है। सही बात है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमारी आज की कितनी और बीमारियां, चाहे वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हों, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हों या त्वचा रोग हों, उन्हें पेट के स्वास्थ्य और पारंपरिक आहार की समझ के इस चश्मे से दोबारा देखने की जरूरत है। वाह! शायद कई बीमारियों का जवाब हमारे दिमाग में नहीं, हमारे पेट में छिपा है।